नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। हम लोग इस समय आम्रपाली इंस्टीट्यूट में हैं और आम्रपाली इंस्टीट्यूट में तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं जिसमें छात्र छात्राओं को एक नया युग दिखाने की बातचीत चल रही है। इनोवेशन को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर और सीड फंडिंग को लेकर किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक नई इबारत लिखी जा रही है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट के प्रो वाइस चांसलर हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी। उनसे हम बातचीत करते हैं आखिरकार कैसे छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाया जा सकता है सीड फंडिंग को लेकर। सर, लगातार बातचीत की जा रही है इंक्यूबेशन सेंटर को लेकर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है और कैसे इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए आप छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने वाले हैं, कैसे औद्योगिक नगरी से आप जोड़ने वाले हैं, कैसे आप उद्योग को लेकर बढ़ावा देने वाले हैं, कैसे आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिसके ज़रिए वो अपना उद्योग, अपनी एक नई एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है कि ये इंक्यूबेशन है क्या। ऐसा नहीं है, हर किसी बच्चे के पास में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि इस आइडिया को नर्चर नहीं किया जाता तो ये आइडिया वक्त से पहले कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो इंक्यूबेशन में क्या है, बिज़नेस आइडियाज़ को हम एक जगह दे रहे हैं उस इंक्यूबेशन सेंटर में, जहाँ पे वो बिज़नेस आइडिया को पहले तो डेवलप करें। डेवलप करने में अब वो खुद डेवलप नहीं करेंगे, उनको एक्सपर्ट्स का सपोर्ट मिलेगा। एक्सपर्ट सेशंस आएंगे, वर्कशॉप्स आएंगे, जहाँ पे उस बिज़नेस आइडिया को एक प्रोडक्ट आइडिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। और जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स तैयार करे जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो एक डीपीआर बनाई जाएगी। डीपीआर के लिए उन्हें फिर एक्सपर्ट सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें वो पूरा संरचना करेंगे कि इस पूरे बिजनेस में कितना क्या क्या किसने श्रेणियाँ होंगी, किस टाइम पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च होगा, किस तरीके से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी जाएगी, किस तरीके से प्रोडक्ट को के फीडबैक्स लिए जाएंगे। तो उस प्रोटोटाइप का फीडबैक करने के लिए पूरी एक टीम तैयार करी गई है। और आम्रपाली को सबसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आम्रपाली के अलुमनाई से, क्योंकि जो हमारे 18,000 से ज़्यादा अलुमनाई जो वर्ल्ड वाइड हैं, ये आइडिया अलुमनाई नेटवर्क से ही आया है हमारे। और बल्कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेल है उसको इनिशिएटिव लेने वाले भी अलुमनाई, आम्रपाली के अलुमनाई ही हैं। और वो अलुमनाई ही लेकर आए ये चीज़, उन्होंने ही खुद ये बात रखी थी कि सर, हम हल्द्वानी को कुछ देना चाहते हैं, हम अपने संस्थान को कुछ वापस करना चाहते हैं। तो ये इंक्यूबेशन सेटअप जो आप कर रहे हैं, ये आप किसी एक्सपर्ट हाथ में ना दे करके हमें दीजिए। तो ये हमारी जो अलुमनाई है, जिनके पास करीब 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये लेकर आए हैं। उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया है कि किस तरीके से एक बिज़नेस आइडिया नर्चर किया जाएगा, उसको आगे प्रोटोटाइप में डेवलप किया जाएगा। और कैसे उसके लिए उन्होंने बोला, सर हम यहाँ पे सीड फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर आएंगे, उनके आगे बच्चे अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट डिस्प्लेस करेंगे। और जिस तरीके से शार्क इंडिया आपने देखा होगा, उस तरीके का एक प्लेटफॉर्म देंगे बच्चे को, जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करेगा और हम उनको यहीं पे सीड फंड दिलाएंगे। तो हमें ये मुमकिन लग रहा है, और लग रहा है कि हमें उम्मीद भी है कि हमारे अलुमनाई के सहयोग से हम इसे एक लेवल तक लेके जा पाएंगे। सिंह साहब, मैंने देखा कि जो मेंटरशिप है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मेंटरशिप और टीचिंग के जो कुछ आपने जो है एक मॉडल तैयार किया जाता है, इसके अलावा जो है बिज़नेस का एक मॉडल तैयार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, मैं रिसर्च देख रहा था, उस रिसर्च में ये था कि 95% स्टार्टअप्स फेल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो स्टार्टअप्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें अगर 5% भी अगर सक्सेस के रेशो देखें तो बहुत बड़ा रेशो है ये भी। तो उसमें क्या देखते हैं आप, कैसे जो है उस सक्सेस पॉइंट को और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हम स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा में नहीं लेके जाना चाहते। पहली बात तो कि हम नंबरों में नहीं गिनेंगे स्टार्टअप्स को। हम जो बिज़नेस आइडिया हमें लगेगा कि ये सही में एक बिज़नेस प्लान में नर्चर हो सकता है और ये आगे जाकर, तो जैसा मैंने बोला ना कि हम प्रोटोटाइप डेवलप कराएंगे और उसके लिए हम पहले मार्केट रिसर्च करेंगे। मार्केट रिसर्च करने के बाद में हम मार्केट पे पहले एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, मार्केट सेगमेंट में हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, फीडबैक लेंगे। तो जैसे हम देखते हैं ना कि दुकानों के, होटल्स की सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है, तो हमारा प्लान ये है कि अब की बार हम कोई भी बिजनेस आइडिया स्टार्टअप बनने से पहले उसको हम मार्केट में पहले ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे किन किन जगह पे उसको फेलियर्स मिलने के चांसेस है, संभावनाएं हैं, उनको दूर करेंगे। और जब हमें लगेगा हाँ अब ये सही स्थिति में है, जब मार्केट में लाया जा सके, समय जरूर लगेगा इसमें, लेकिन हम उसे मार्केट में तभी लेके जाएंगे जब मार्केट उसे लेने के लिए तैयार होगी। सिंह साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिव लर्निंग की आपने बात की। मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप भी है, अगर एक्टिव लर्निंग पहले से चली आती तो कई स्टार्टअप्स फेल नहीं होते। तो एक्टिव लर्निंग को लेकर, चूँकि आपने अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसके लिए लैब्स की प्रिपरेशन चल रही है, क्या जो है एक्चुअल में क्या होने वाला है, जो छात्र अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए पहले तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा एक्टिव लर्निंग है क्या। अभी तक क्या होता था, आप अगर क्लासरूम को अगर अपने सामने रखें, अपने मानस पटल पे लेकर आएँ, तो आपको लगता था जैसे एक कहावत थी अंग्रेजी में, सेज ऑन द स्टेज। मतलब कि एक टीचर सामने खड़ा हुआ, आगे 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहा है, वो 60 बच्चों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम रहती थी। तो उसके लिए फिर ट्यूटोरियल सेशंस आते थे, उसके लिए फिर सपोर्ट सेशन आते थे। जबकि एक्टिव लर्निंग में क्या है, यही जो 60 बच्चे हैं इनको स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे कि हम एक टेबल में बैठे हैं, एक टेबल में 4 बच्चे बैठे हुए हैं और ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये एक दूसरों से विचार विमर्श कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और वो जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसी टाइम उन्हीं के टेबल पे टीचर भी आकर के उस आइडिया में कोलैबोरेट कर रहा है। तो एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में बांट दिया गया और लर्निंग बाय डूइंग किया गया कि पहले आप थ्योरेटिकल चीज़ मत लीजिए, पहले आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके उसे देखिए, देखने के बाद जो कमियां दिख रही हैं उन कमियों को सवाल के रूप में लेके आइए, फिर उन सवालों का जवाब टीचर से लीजिए। तो जब ये प्रक्रिया एक्टिव लर्निंग की आती है तो इससे छात्रों को क्या है, जो एक बोरियत होती थी क्लासेस में या उन्हें लगता था कि दे आर नॉट हार्ड फॉर, उन्हें सुना ही नहीं जा रहा था, वो पीछे बैठकर कहीं ना कहीं क्लास से विमुख हो जाते थे। तो यहाँ पे विमुख होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। छोटे ग्रुप में टीचिंग होगी, टीचर एक फ्रेंड की तरह उनके साथ होगा और एक क्लास में एक समय पे एक नहीं बल्कि 2 या 3 टीचर होंगे, तो हर ग्रुप को एड्रेस किया जा रहा होगा। तो लैबोरेटरीज़ भी आपने इसी तरीके से बनाई होंगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्टार्टअप्स होने चाहिए, आपको लगता है कि उत्तराखंड बेस्ड स्टार्टअप्स को लेके आप प्लान करेंगे या एक नेशनल वाइड स्टार्टअप को लेके आप उसकी प्लानिंग करेंगे? नहीं, देखिए हम उत्तराखंड में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय भी बना हुआ है कि हमारे यहाँ से पलायन बहुत हो रहा है। जबकि हम देखें तो हम बहुत समृद्ध प्रदेश हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे संसाधन हैं, हम उनको उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। और अगर हो रहा है तो वो टूरिज्म की तरफ इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जा रहा है। तो हम शुरुआत तो उत्तराखंड से ही करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि हम कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन कर सकें, हम लोगों को उनके गाँवों से जोड़ सकें जो गाँव खाली हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उनको बच्चों को, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उनको अपने क्षेत्रों से जोड़ के वहाँ से कोई स्टार्टअप डेवलप करें, चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो, लेकिन अगर उससे 4-5 परिवार पल सकते हैं तो हम मानेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ। तो हम उत्तराखंड को अपने सामने रख रहे हैं जहाँ हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, एजुकेशन के साथ साथ में स्टार्टअप से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा मौका आप लोगों के लिए है। सर, और कुछ बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, स्टार्टअप्स को लेकर एक हर बच्चे के मन में विचार है कि मैं केवल पढ़ाई करके नौकरी नहीं करूं, एक स्टार्टअप प्रिपेयर करूं, ऐसा स्टार्टअप जो देश दुनिया के काम आ सके। और कुछ आपको लगता हो कि नीड होगी? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और कई हमारे राजनेताओं ने ये बात कही है कि रोज़गार देने वाला बनिए। अब रोज़गार देने वाला कैसे बनेगा कोई, ये समझने वाली बात है। अब बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं तो किसी संस्थान में, हायर एजुकेशन सेंटर में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं एक डिग्री लेके निकलूँगा और मैं एक जॉब करूँगा, जब उसके दिमाग में जॉब रहेगी तो वो रोज़गार देने वाला कभी नहीं बन पाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बच्चे को वो चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ेंगे। बच्चों को देखना पड़ेगा कि भविष्य में वो क्या रोज़गार देने वाला बन सकता है तो उसके अंदर पहले से ऐसी कौन कौन सी उसकी हॉबीज़ हैं जिनको वो आगे लेना चाहेगा, और उसे हॉबीज़ से नॉलेज को लिंक करना पड़ेगा। जब तक हॉबीज़ को वो नॉलेज से लिंक नहीं करेगा, वो सही दिशा में नहीं जा पाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि आम्रपाली में जो भी बच्चा आ रहा है, हम उसके हॉबीज़ को पहले नॉलेज से लिंक करें और फिर हम उसे नौकरी के साधन दे ही रहे हैं। प्लेसमेंट आम्रपाली में हमेशा अच्छा रहा है। हमारे पास जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे 100% प्लेसमेंट रहा है, बल्कि कई बच्चों के पास 5-5, 6-6 ऑफर्स रहती हैं और हमारा मिनिमम प्लेसमेंट लेवल जो जाता है वो 75% के करीब जाता है अलग अलग प्रोग्राम में। हमारी प्रयास ये है कि हम खाली रोज़गार की बात ना करें, अब हम कुछ ऐसा करें जो मैंने पहले भी बोला है कि बच्चा अब सही में अपने आप को एक बिज़नेस आइडिया के साथ एक बिज़नेस मैन के रूप में अपने को देखे और वो रोज़गार देने की बात करे। बिल्कुल, ये थे शैलेंद्र सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर एक बड़ी क्रांति आ सकती है अगर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखे, अगर स्टार्टअप की तरफ देखे। सीड फंडिंग के उनकी तमाम समस्याओं को लेकर आपने कहा कि उनके एलुमनाई इसमें सहयोग करेंगे। लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका कोई सवाल हो शैलेंद्र सिंह जी से तो आप हमारे कमेंट में आके अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपके साथ में एक बातचीत करके उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।